समय बदला, लोग बदले, साथ ही बदली लोगों की प्राथमिकताएं। बदलते हुए इस दौर में जहां एक तरफ देश के वो तमाम बड़े बड़े शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, भागते हुए लोग, तेज रफ्तार से दौड़ती हुई गाड़ियों में लबालब भरे नजर आ रहे हैं, वहीं आज हम बात करेंगे गांव की सादगी की, सुकून की, प्रकृति की, सही मायनों में कहें तो जिंदगी की। हम बात करेंगे सुरभि शोध संस्थान की। सुरभि शोध संस्थान एक अग्रणी स्वयंसेवी संस्था है जो कृषि उत्थान, ग्रामीण और सुदूर आदिवासी बच्चों की शिक्षा का विकास, गौवंश का सुधार और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सुखी ग्राम्य जीवन के लिए हमेशा बेहतर कोशिश करती आई है। वाराणसी से दक्षिण पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर और मिर्जापुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सुरभि शोध संस्थान डगमगपुर स्टेशन के करीब है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, झरनों और हरे भरे खेतों से घिरी ये जगह अपने आप में आज एक अद्भुत नजारा है। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतने ही यहाँ के लोग, जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब और मिलनसारी के लिए पहचाने जाते हैं। मगर कुछ वर्षों पहले यह नजारा जल अभाव के कारण मिट चुका था। झरने, नदी जो जल स्रोत थे वो सूख चुके थे, जिसकी वजह से वन क्षेत्र पूरे साफ हो गए और पहाड़ नंगे हो गए। पहाड़ पर मिलने वाली वनस्पतियां लुप्त हो गईं। जो लोग वन पर निर्भर थे उन्हें पत्थर तोड़कर पेट भरना पड़ा। चारों तरफ गरीबी पसर गई। जीव जंतु बेघर हो गए, कुछ मार दिए गए, कुछ भूख प्यास से मर गए। ऐसे समय में सुरभि शोध संस्थान ने गौशालाओं को केंद्र बनाकर रचनात्मक कार्य करने के लिए अनेक प्रकल्प आरंभ किए, जिसमें आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सब मिल सके। सुरभि शोध संस्थान का सुरभि ग्राम डगमगपुर तथा इसी के समीप विकसित लगभग 6 किलोमीटर लंबाई में 5 प्रकल्प आदर्शन के रूप में स्थापित है, जिनका मुख्य उद्देश्य है बंजर पड़ती और बेकार जमीन को खेती के लायक बनाना, जमीन और पानी को बचाना, आदिवासी बच्चों का विकास करना, सीखो, करो और आगे बढ़ो का ज्ञान देना, पढ़ाई के साथ साथ खेती के नए नए तरीके सिखाना, ग्रामीण रोजगार और भूमिहीनों को रोजी रोटी के लिए अलग अलग रास्ते दिखाना, गांवों का समेकित और स्थायी विकास करके उच्च कोटि का ग्रामीण जीवन प्रदान करना। इन सब प्रयासों के पीछे जो तस्वीर छुपी है, जालान जी से बात करने पर हमें मालूम हुआ कि किस तरह उन्होंने खेती बाड़ी के जरिए बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया। यह काम इतना आसान नहीं था। ये कोशिश थी कई वर्षों की, जो आज खेतों में फसलों के रूप में लहलहाती नजर आती है। जालान जी और उनके सहयोगी मित्रों ने मिलकर इस अभियान को, इस चुनौती को अंजाम तक पहुंचाया। हिंदुस्तान में जहां गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, उन्हीं गायों को प्राथमिकता देकर जालान जी और उनके मित्रों ने मिलकर एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले था उन गायों को बचाना जो प्रतिदिन वध करने के लिए अलग अलग नगरों, शहरों में ले जाई जाती थी, जिनका आंकलन प्रति माह 19,000 के लगभग है। इनमें कई मरियल, बीमार और अधमरी गाय होती हैं। उन्होंने इन गायों को खरीदा और इनका इलाज करवाया, इनके खाने पीने का भरपूर ख्याल रखा। इन अनुपयोगी पशुओं को न केवल उपयोगी बनाया, बल्कि उपयोगी पशुओं को उत्पादक बनाया और उत्पादक पशुओं को लाभकारी बनाया।
आदर्श गौशाला प्रबंधन और नस्ल सुधार, इन सब का यहाँ खास ख्याल रखा जाता है। साथ ही आदर्श दुग्धशाला का प्रबंधन, गोबर गौमूत्र का बहुआयामी उपयोग इस संस्था का प्रमुख कार्य है। इस अभियान में जो सफलता मिली वो देखने लायक है। जो बीमार और कमजोर गाय केवल 1.5 से 2 लीटर दूध देती थी, वही गाय आज 18 से 20 लीटर तक दूध देती है। ग्रामीणों की आर्थिक दशा में तो सुधार आया ही, साथ ही उपभोक्ताओं को शुद्ध व सस्ता दूध मिल रहा है। सबको प्रतिदिन कम से कम 500 मिलीलीटर दूध, 300 ग्राम सब्जी और 200 ग्राम फल मिले। ऐसी भावना के द्वारा विकास और इसका प्रचार प्रसार इस संस्था का मूल उद्देश्य है। दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादक करने वाले देश हैं, लेकिन हमारी आबादी बहुत है और हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए मात्र 235 ग्राम दूध है। हमारी संस्थान का पहला प्रयास यही है कि 2 पंचवर्षीय योजना के अंदर देश में सबको कम से कम 500 ग्राम दूध मिलने लग जाए। दूध के बाद आधा किलो हरी सब्जी और हरी सब्जी के बाद आधा किलो फल की सुविधा देश में सबको हो जाए तो हमारे यहाँ कुपोषण घटेगा, लोग स्वस्थ होंगे और शाकाहार की ओर बढ़ने के कारण हम इको फ्रेंडली, सबके जीवन में हमारा जीवन सुरक्षित है, इस अवधारणा को हम ठीक कर पाए। और इस मेहनत का प्रभाव आसपास के सभी गांवों में नजर आने लगा है। साथ ही इस गौधन के द्वारा बेकार व बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाया गया। जमीन का कटना और बहना रुक सके तथा पानी भूमि में समा जाए और भूमिगत जल का स्तर बढ़ सके, उसके लिए संस्था द्वारा जलाशय, नाले पर ठोकर आदि का निर्माण करके वर्षा जल का संरक्षण किया गया। खेती का दूसरा विकल्प जैविक खेती का है, जिसके लिए नडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद कंपोस्ट, गोबर गैस संयंत्रों के स्तरों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले पेड़ जैसे सुबबूल तथा दलहनी फसलों का उत्पादन करके भूमि उर्वरता में सुधार किया गया। पशु मलमूत्र तथा पेड़ पौधों के अवशेषों का पुनः चक्रण करके खेती करने का एक अनोखा अनुभव इस संस्था के पास है। विभिन्न प्रकार की फसलें, फल, वृक्ष, नए फलों का समावेश, पुष्प वाटिका, औषधीय पौधे और लुप्त हो रही फसलें, ज्वार, बाजरा, स्वाद, काकून जैसे लुप्त हो रहे मोटे अनाज से लेकर फलदार वृक्ष, महुआ, खिन्नी, शहतूत, जामुन, फालसा, बेर की खेती इस संस्था के बेहतरीन आकर्षण का केंद्र है। यही नहीं, यहां स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, जिसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इस बात का ध्यान भी रखा जाता है। इतना ही नहीं, पशुओं और पक्षियों का कलरव व कौतूहल, जीव जंतुओं के निवास, रहन सहन का एक अनोखा मर्म स्पर्शी दृश्य पैदा करता है। शायद इसी को कहते हैं मिलजुल कर एक साथ रहना। एक तरफ जहां वर्षा जल संरक्षण से प्यासी धरती धन्य हो गई, वहीं जल को बचा बचा कर इस्तेमाल करने के प्रबंध भी यहां हैं, जिससे पानी का गलत उपयोग ना हो सके। इसके लिए यहां ये विधियां अपनाई गई हैं, जैसे टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई, प्लास्टिक पाइप का उपयोग तथा पिचर सिंचाई का भी उपयोग किया जाता है। जलाभाव के समय भी सिंचाई जल की उपलब्धता का एक अनोखा उदाहरण यहां उपलब्ध है। सुरभि शोध संस्थान के कृषि प्रकल्प वर्षाधीन तथा शुष्क कृषि पद्धति पर आधारित हैं। इसलिए शुष्क कृषि पद्धति की सुधरी तकनीक का उपयोग एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके लिए मेड़बंदी से जल प्रबंध, कम पानी चाहने वाली फसलों जैसे जौ, चना,
मटर, सरसों, तीसी, तिल आदि की खेती को बढ़ावा मिलता है। मिश्रित खेती तथा समन्वित कृषि पद्धति का यहाँ का उदाहरण समय की आवश्यकता है। इससे कृषक को वर्ष भर भोजन तथा आय प्राप्त होती है। सूखा पड़ने के समय वृक्ष भरण पोषण का साधन भी बनते हैं। वहीं फलदार वृक्ष सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं। कुछ पेड़ चारे का भी कमोवेश कार्य करते हैं। इनकी लकड़ी चूल्हे में ईंधन तथा शीत में आग का स्रोत बनती है। भावी ऊर्जा का संकट राष्ट्र की कृषि को आगे चलकर प्रभावित कर सकता है। इसलिए दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इस कृषि फॉर्म पर नवीनीकृत ऊर्जा प्रबंधन पर जोर दिया जाता है, जैसे गौवंश द्वारा पशु ऊर्जा बनाना, गोबर गैस ईंधन तथा खाद बनाना, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खेती करना तथा जैव पदार्थ पैदा करके ऊर्जा का निर्माण करना। खास तौर पर सौर ऊर्जा चलित लालटेन आदि के प्रयोग को यहां बढ़ावा दिया जाता है। वहीं महंगे कीटनाशक तथा दवाओं की जगह पर जैव पादक रोग नियंत्रण इस फॉर्म की खूबी है। यही नहीं, इन संस्थानों का विकास दूर दूर तक फैले, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। अलग अलग स्कूलों से वर्ष भर विद्यार्थियों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों को खेती की पद्धति से परिचित कराया जाता है। किसान गोष्ठियां तथा वृक्षों की नर्सरी उगाकर ग्रामीणों को वितरित कराया जाता है। और यहाँ ये बताना बहुत गौरव की बात है कि कई छात्रों ने अपना शोध प्रबंध इस फॉर्म के बारे में लिखा है। अभी तक 7-8 वर्षों से मेरे पास एक ग्राम विकास का विषय आया, तो गाय, गोबर, खेत, ये सारे विषयों पर मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ और कुछ प्रयोग भी कर रहा हूँ। तो उस दृष्टि से ये जो प्रयोग यहाँ हो रहे हैं, जल, जमीन, जंगल, जानवर का जो विषय लेकर के, गौ, गंगा, धरती, तो ये विषय देखना चाहता था, इसको समझना चाहता था और इसको कैसे साधारण आदमी, गांव में रहने वाला व्यक्ति, इसको कैसे वो स्वयं अपने एक सरल प्रयोग के माध्यम से कर सके अपने गांव में और उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़े, ये क्या हो सकता है, उस समझने के लिए मैं यहाँ आया। मिट्टी का संरक्षण, जल प्रबंधन, वनस्पति संरक्षण, पेड़ पौधों का संरक्षण, कृषि, ऊर्जा, कम पैसे में कितने लोगों को काम दिया जा सकता है और कम हाथों को काम करने के कितने तरीके सिखाए जा सकते हैं, ये सब यहाँ सिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव के प्रत्येक बुजुर्ग और एक एक बच्चे को शिक्षा दी जाती है ताकि उनके साथ साथ पूरे समाज, पूरे देश का विकास हो सके। बता सकते हैं पिछले कई वर्षों से कार्यरत सुरभि शोध संस्थान यानी ज्ञान का भंडार, जो विकास का रास्ता दिखाता है और कहता है सीखो, करो और आगे बढ़ो। यहां सभी छात्र छात्राओं को सबसे पहले अच्छे संस्कारों से अवगत कराया जाता है, जिसमें सुबह उठने और खाना खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना सिखाई जाती है, जो कि हम आजकल लगभग भूल चुके हैं। इन्हें देखकर यही लगता है कि आज भी अच्छे संस्कार जीवित हैं, कहीं ना कहीं जिंदा है। सेहत के प्रति जागरूकता, खेल कूद, नाच गाना, जो कि एक सेहतमंद दिमाग और शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इन सब बातों का यहाँ बखूबी ख्याल रखा जाता है। आए दिन स्कूलों में छोटे छोटे आयोजन बच्चों में खुशी के साथ साथ स्फूर्ति तथा ऊर्जा भर देते हैं और साथ ही उन्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा देते हैं। महिला वर्ग के लिए भी इनके प्रयास कम नहीं। उनकी दिनचर्या और हालात के अनुकूल उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है। खेतों की देखभाल, बागबानी, सिलाई बुनाई के जरिए वो आज खुद को इस संस्था से जोड़कर बेहद खुश नजर आती हैं। घरेलू महिलाओं के लिए भी यहाँ रूद है, जो परिवार व बच्चों को संभालने के साथ साथ इस संस्था में काम भी करती हैं।
विभिन्न प्रकार के अचार, पापड़ बनाती, आटा पीसती, गुलकंद बनाती। जब हमने इनसे पूछा कि उन्हें कितने साल हुए इस संस्था से जुड़े, तो हमें एक पल के लिए तो यकीन नहीं हुआ अपने कानों पर। 12 साल से हो गल 5-6 साल। इस संस्थान में सेहत के साथ भी कोई समझौता नहीं होता। कहते हैं ना, तन दुरुस्त तो मन दुरुस्त। इस संस्था की एक विशेषता और है। यह संस्था अपने खर्चे पर स्थानीय ग्रामीणों की शारीरिक जांच कराने से लेकर चिकित्सकीय सलाह तक के लिए आए दिन चिकित्सकों के दल को बुलाकर शिविर में ग्रामीणों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कराती है। कम लागत के भवन निर्माण का उदाहरण तथा मॉडल यहां है। इन्हें किसान अपना सकते हैं। यह संस्थान खेत के उत्पादों के लिए शहर में मार्केटिंग की व्यवस्था भी करती है। आसपास के गांवों के रहन सहन, शिक्षा, रोजगार तथा सुखी जीवन की बह रही धारा, लहलहाते खेत खलियान, फलों से लदे पेड़ यहां के सामाजिक विकास की झांकी प्रस्तुत करते हैं। मानो हर ग्रामीण कुछ यूं कह रहा हो, अगर हिंदुस्तान का किसान करना चाहे तो सब कुछ आसान है। कुछ भी बंजर नहीं, सब कुछ उपजाऊ है। कहीं बेरोजगारी नहीं, सब जगह रोजगार है। आज इन्हीं की सोच, तपस्या और इन्हीं के प्रयासों की वजह से यह कहना गलत नहीं होगा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। सोने की तरह चमकते ये खेत खलियान, चारों ओर फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते पक्षी, नाचते मयूर, किसका मन न मोहे। सभी लोग सुखी हों, खुशहाल हों, कोई कमी कहीं ना रहे, इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे बहुत लोगों के प्रयोग और उनके अनुभवों की कहानी हमने देखा, हमने सुना। यही तो सूत्र है भारत का, विविधता में एकता। यही जीवन का भी सत्य है। इन सबको हमने जब इन प्रयोगों में देखा, अपने स्थान की ओर जब देखना शुरू करें तो कुछ ना कुछ चुनौतियां होंगी, कुछ विशेषताएं भी होंगी, कुछ जरूरतें होंगी, कुछ अभाव होंगे। उन सबको हम पूरा कर सकेंगे, ये विश्वास इन प्रयोगों में से पाते हैं। इन प्रयोगों को करने वालों ने कभी भी सत्ता से हमें सब कुछ हासिल होना है, ये कभी नहीं सोचा। समाज की आपसी समझ, पारस्परिकता, विश्वास, संवाद और सामूहिक प्रयास, इन प्रयोगों की सफलता के यही मूल कारण तत्व रहे हैं। हम भी अपनी जगह पर आपसी समझ को बढ़ा सकें, एक साथ काम करने का मन बना सकें, आपसी विश्वास को बढ़ा सकें, तो हम भी अपनी समस्याओं से पार पा सकते हैं। जिस किसी जिले में हो, उस जिले के अनोखापन, वहाँ की विशेषता, वहाँ के संसाधन, इसका भी हम विचार करें। हमारे जिले में सबको भोजन, सबको काम मिलेगा, जीवन की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जीवन जटिल नहीं होगा। इस संकल्प के साथ अगर हम कुछ और सोचें अपनी जगह पर और यहाँ से काम की समझ, आपसी समझदारी और काम की प्रेरणा ले सकें, तो इस प्रयोग का कुछ उपयोग हुआ ऐसा माना जाएगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुला